इस बुक में सोफ़ी जो कि 14 साल की एक लड़की है और उसके पिता का पत्रों के माध्यम से संवाद दर्शाया गया है। तो शुरू करते हैं। सोफ़ीज़ वर्ल्ड। चैप्टर 1। एडन का बाग यानी एडन्स पार्क। गर्मियों का मौसम था। स्कूल से घर लौटते हुए 14 वर्ष की सोफ़ी अमुंडसेन धीरे धीरे अपने घर की ओर चल रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था और सड़क के किनारे फूलों की खुशबू फैली हुई थी। वह जल्दी घर पहुंचना चाहती थी क्योंकि परीक्षा नज़दीक थी और उसे पढ़ाई करनी थी। लेकिन उस दिन घर पहुंचते ही कुछ अजीब हुआ। सोफी ने हमेशा की तरह डाक पेटी खोली। आमतौर पर उसमें उसकी माँ के लिए बिल होते, कभी कभार कोई पत्रिका होती, लेकिन आज वहाँ सिर्फ एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा था। उस पर न तो टिकट था, न ही कोई नाम और न ही कोई पता। बस इतना लिखा था, सोफ़ी। सोफ़ी चौंक गई। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा पर्चा था। उस पर 3 शब्द थे, तुम कौन हो। सोफ़ी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पर्ची को बार बार देखा। वह जोर से बोल भी नहीं पा रही थी। मैं कौन हूँ? ये सवाल अचानक उसके भीतर गूंजने लगा। घर के आंगन में पहुंचते ही वह बगीचे की पुरानी झाड़ी के पास बैठ गई। वह हमेशा उसे सुकून मिलता था, लेकिन आज ये सवाल उसकी आत्मा को झकझोर रहा था। सोफी ने सोचा, मैं सचमुच कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ सोफी नाम की एक लड़की हूँ या मुझ में और भी कुछ है? तभी उसने डाक पेटी को और फिर देखा। उसमें एक और पर्ची पड़ी थी। इस बार लिखा था, दुनिया कहाँ से आई। सोफी ने सांसें रोक ली। अब उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। यह ब्रह्मांड कहाँ से आया? सितारे, आसमान, धरती, क्या सब हमेशा से थे या किसी ने इन्हें बनाया? उसने बगीचे की हरी घास को देखा, फलों को छुआ। उसके कानों में चिड़ियों की आवाज गई। सब कुछ अचानक रहस्यमय लगने लगा, जैसे किसी ने पर्दा उठा दिया हो और वह पहली बार असली दुनिया देख रही हो। सोफी ने महसूस किया कि यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन शायद जिंदगी का असली मतलब इन्हीं सवालों में छिपा है। उसने सोचा, लोग हर रोज खाते पीते, काम करते, खेलते हैं, लेकिन ऐसे गहरे सवालों पर क्यों नहीं सोचते? उसके मन में एक तस्वीर उभरी, मानो इंसान एक अंधेरे कमरे में रहते हैं, जहाँ सब व्यस्त हैं, पैसे कमाने में, खाने में, छोटे मोटे झगड़ों में। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा या कोई सपने देखने वाला इंसान अचानक खिड़की खोल देता है और पूछ बैठता है, आखिर हम यहाँ क्यों हैं? सोफी ने धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़े दोनों पर्चों को मोड़ कर रखा। वह जानती थी कि ये मामूली बातें नहीं हैं। कहीं न कहीं कोई रहस्यमय शख्स उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और पूरा बगीचा सुनहरे रंग में नहा रहा था, सोफी पेड़ के नीचे बैठी थी। वह अब वही पुरानी लड़की नहीं रही थी। वह अब एक खोजी यात्री बन चुकी थी। एक ऐसी यात्रा पर निकल चुकी थी जहां उसे सिर्फ पढ़ाई, खेल या दोस्तों की चिंता नहीं करनी थी। अब उसकी जिज्ञासा उससे कहीं बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में बेचैनी। वे फुसफुसाई, हाँ, मैं कौन हूँ और यह दुनिया कहाँ से आई? चैप्टर 2। जादुई टोपी। अगले दिन सोफी बगीचे में बैठी थी। सूरज की रोशनी पत्तों से छन कर आ रही थी और उसके मन में अब भी वही सवाल गूंज रहे थे।
मैं कौन हूँ, यह दुनिया कहाँ से आई। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और अजीब सी कल्पना उभरी। मान लो पूरी दुनिया एक जादू का शो है और हम सब लोग उस शो के भीतर बैठे दर्शक हैं। जादूगर मंच पर आता है, मुस्कुराता है और एक बड़ी काली टोपी निकालता है। टोपी बिल्कुल खाली लगती है। दर्शक ताली बजाते हैं। फिर जादूगर हाथ डालकर धीरे धीरे एक सफेद खरगोश बाहर निकाल लेता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। वाह, ये खरगोश कहाँ से आया। सोफी ने सोचा, असल में यही हमारी जिंदगी है। ये पूरी दुनिया उसी जादुई टोपी के अंदर से निकला हुआ है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि हम इंसान व छोटे छोटे जीव हैं जो उस खरगोश के मुलायम बालों के बीच बीच में रहते हैं। पर फर्क यह है कि ज़्यादातर लोग जादू भूल जाते हैं। वे मान लेते हैं कि दुनिया तो हमेशा से ही थी। वे खरगोश की चमकती आंखों और उसके रहस्य को देखना छोड़ देते हैं। सिर्फ कुछ लोग, बच्चे, कवि या दार्शनिक, अब भी हैरान होते हैं और पूछते हैं, ये खरगोश आखिर कहाँ से आया और इसे टोपी से बाहर किसने निकाला। सोफी ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक दरवाजा खोल दिया हो। उसका मन कह रहा था, हाँ, हमें दुनिया को देखकर चकित होना चाहिए, वरना हम जी तो रहे हैं पर सच में जी नहीं रहे। वह सोचने लगी, शायद यही कारण है कि किसी ने उसे वह रहस्यमयी पर्चियां भेजी हैं। शायद कोई अदृश्य जादूगर है जो उसे इस टोपी और खरगोश के रहस्य की ओर ले जाना चाहता है। सोफी ने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की, पूरा ब्रह्मांड एक विशाल काली जादुई टोपी है। सितारे, चांद, सूरज, पेड़ पौधे, इंसान, सब उसी टोपी से निकले हैं। पर हम इतने व्यस्त हैं कि हमें जादू याद ही नहीं रहता। उसने धीरे से खुद से कहा, मैं उस खरगोश के बालों पर चढ़कर ऊपर जाऊंगी ताकि मैं जादूगर को देख सकूं। और इसी संकल्प के साथ सोफी ने महसूस किया कि उसकी असली यात्रा अब सचमुच शुरू हो चुकी है। हम सब एक रहस्य में जादू के हिस्से हैं। लेकिन दर्शन, फिलोसॉफी वही कला है जो हमें याद दिलाती है कि ये सर्व सिर्फ सामान्य नहीं है, बल्कि जीवन अपने आप में सबसे बड़ा चमत्कार है। अध्याय 3, पौराणिक कथाएं। सोफी अब उन रहस्यमयी पर्चियों की आदी हो चुकी थी। हर दिन जैसे कोई अनदेखा शिक्षक उसे एक नई दिशा दिखा रहा था। आज डाकपेटी में उसे एक और पत्र मिला। इस बार लिखा था, फिलोसॉफी की शुरुआत कहाँ से हुई। सोफी ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बहुत समय पहले जब इंसान के पास विज्ञान नहीं था, तब वे दुनिया को समझने के लिए कहानियां गढ़ते थे। इन कहानियों को हम मिथक कहते हैं। सोफी ने सोचा, हाँ, सच तो है। वह याद करने लगी कि किस तरह प्राचीन कथाओं में देवता, दानव, जादू और चमत्कार बड़े होते हैं। पत्र में आगे लिखा था, जब जब बिजली चमकती थी तो लोग सोचते थे कि यह देवताओं का क्रोध है। जब फसल अच्छी होती थी तो उन्हें लगता था कि देवी देवताएं खुश हैं। और जब आपदा आती थी तो उसका कारण कोई देवी सजा मानी जाती थी। सोफी के सामने दृश्य तैरने लगे। पुराने समय का एक गांव जहां लोग आग के चारों ओर बैठकर कहानियां सुन रहे हैं। कोई कह रहा है, सूरज हर दिन इसलिए उगता है क्योंकि सूर्य देव अपने रथ पर आकाश का चक्कर लगाते हैं। कोई और कह रहा है, समंदर की लहरें इसलिए उठती हैं क्योंकि समुद्र देव अपना त्रिशूल हिला रहे हैं। सोफी मुस्कुराई। उसे लगा जैसे वह उन लोगों के बीच बैठी हो।
लेकिन पत्र में आगे एक और पंक्ति थी। यहीं से फर्क शुरू हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यह पूछना शुरू किया, क्या सचमुच ये सब देवताओं का खेल है या इसके पीछे कोई और वजह है? सोफी की सांसें तेज हो गई। यहाँ से असली दार्शनिकों की यात्रा शुरू होने वाली थी। पत्र आगे कह रहा था, यूनान यानी ग्रीस में लगभग 2500 साल पहले कुछ विचारकों ने मिथकों को छोड़कर तर्क और अनुभव से दुनिया को समझना शुरू किया। वे पहले दार्शनिक कहलाए। सोफी ने महसूस किया कि यह तो जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा है। मिथक कल्पना थे, लेकिन दर्शन सवाल था। ऐसा सवाल जो हर इंसान से, उसके दिमाग और दिल दोनों से जवाब चाहता था। वह बगीचे में घूमने लगी। पत्तों की सरसराहट सुनते हुए उसने सोचा, हाँ, मिथकों की कहानियां सुंदर थी, लेकिन उनका जवाब पक्का नहीं था। फिलोसॉफी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सच की तलाश करती है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे वह खुद प्राचीन यूनान की गलियों में पहुंच गई हो, जहां लोग बाजार में बैठकर जीवन, ब्रह्मांड और आत्मा पर चर्चा करते थे। सोफी ने धीरे से पर्ची को मोड़ा और अपने दिल में एक नया संकल्प लिया। अब मैं उन्हें पहले दार्शनिकों को जानना चाहती हूँ जिन्होंने मिथकों के पर्दे के पार झांकने की हिम्मत की। अध्याय 4। प्राकृतिक दार्शनिक। सोफी बगीचे की हरी घास पर बैठी थी। उसके हाथ में फिर से एक रहस्यमयी पत्र था। लिखा था, पहले दार्शनिक कौन थे और वे किस बात पर सोचते थे। सोफी ने पर्ची खोली और पढ़ना शुरू किया। मिथकों के आगे का कदम। पत्र में लिखा था, प्राचीन यूनान में लगभग 2500 साल पहले कुछ विचारकों ने पहली बार ये सवाल उठाया कि दुनिया का असली आधार क्या है। वे लोग मिथकों की कहानियों पर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सोचा, हर चीज के पीछे कोई न कोई प्राकृतिक कारण होना चाहिए। सोफी ने गहरी सांस ली। उसे समझ आया कि ये लोग ही थे प्राकृतिक दार्शनिक। वह पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया को बिना देवताओं के हस्तक्षेप के समझाने की कोशिश की। थेलीस का सवाल। पत्र में पहला नाम था थेलीस। वह यूनान के शहर का निवासी था। उसने कहा, इस पूरी दुनिया की जड़ में सिर्फ एक ही मूल तत्व है और वह है पानी। सोफी ने सोचा, अरे कितना अजीब और कितना सरल विचार है। थेलिस मानता था कि चाहे पेड़ हो, जानवर हो या इंसान, सब पानी से बने हैं और अंत में पानी में ही लौट जाते हैं। सोफी मुस्कुराई। आज हमें यह विचार बहुत साधारण लगता है, लेकिन उस समय यह क्रांतिकारी था, क्योंकि थेलिस ने यह नहीं कहा कि दुनिया देवताओं की मर्जी से बनी है। उसने एक प्राकृतिक तत्व की ओर इशारा किया। अन्य खोजी। पत्र आगे कहता है, थेलिस के बाद उसके शिष्यों और साथियों ने अलग अलग तत्वों को मूल माना। किसी ने कहा कि सब कुछ हवा से बना है, किसी ने कहा सब कुछ आग से, तो किसी ने कहा सब कुछ मिट्टी से बना है। सोफी ने सोचा, ये तो वैसा ही है जैसे बच्चे खेल खेल में अंदाजा लगाते हैं कि खिलौना किससे बना है, लेकिन यहाँ ये अंदाजे पूरी दुनिया पर लगाए जा रहे थे। पत्र में आगे लिखा था, एनाक्सिमेंडर ने कहा कि असली तत्व कोई खास चीज नहीं है,
वह है अनंत, बाउंडलेस, यानी वह स्रोत जिससे हर चीज उत्पन्न होती है और जिसमें हर चीज लौट जाती है। सोफी की आंखें चमक उठी। यह विचार बहुत गहरा था। अगर सचमुच कोई अनंत स्रोत है तो वे आज भी हमारे चारों ओर होगा। पत्र में एक और दार्शनिक का नाम आया, हेराक्लाइट्स। उसका मानना था कि सब कुछ आग से बना है, लेकिन उसकी सोच और भी दिलचस्प थी। उसने कहा, दुनिया की असली प्रकृति है परिवर्तन। सब कुछ लगातार बदल रहा है। तुम एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि जब तुम वापस जाओगे तब पानी बदल चुका होगा। सोफी ने चौंक कर सोचा, हाँ, सच तो है। मैं भी हर दिन बदल रही हूँ। मेरे बाल बढ़ रहे हैं, मैं बड़ी हो रही हूँ, और ये पेड़ पौधे भी बदलते रहते हैं। हेराक्लाइट्स मानता था कि दुनिया लगातार एक संघर्ष में है। गर्म और ठंडा, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, और यही संघर्ष जीवन को संभव बनाता है। लेकिन पत्र में लिखा था कि हेराक्लाइट्स का विरोध भी हुआ। एक और दार्शनिक, पार्मेनिडिस ने कहा, नहीं, सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन असल में बदलाव एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि वास्तविकता स्थिर और अचल है। सोफी हैरान रह गई। एक कहता है सब कुछ बदलता है, जबकि दूसरा कहता है कि कुछ भी नहीं बदलता। उसने सोचा, तो फिर सही कौन है? पत्र में उत्तर था, यही तो दर्शन की खूबसूरती है। यह हमें जवाब नहीं देता, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करता है। अध्याय 5, डेमोक्रिटस। सोफी को आज फिर एक नया पत्र मिला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, क्या दुनिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है? सोफी ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, यूनान के एक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस। उन्होंने दुनिया को एक नए ढंग से समझाया। उनका कहना था कि यह पूरी दुनिया अनगिनत छोटे छोटे कणों से बनी है। इन कणों को उन्होंने नाम दिया एटम। सोफी ने पढ़ा और वह चौंक गई। एटम? यह तो मैंने विज्ञान की किताबों में पढ़ा है। पत्र आगे कह रहा था, डेमोक्रिटस मानते थे कि ये एटम इतने छोटे होते हैं कि आंख से देखे नहीं जा सकते। वे सदा रहते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। हर चीज, पत्थर, पेड़, इंसान, यहाँ तक कि तारे भी इन्हीं एटमों से बने हैं। सोफी के मन में चित्र बनने लगे, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड एक विशाल खेल है और उसके सारे खिलौने छोटे छोटे अदृश्य ईंटों से बने हैं। पत्र में लिखा था, डेमोक्रिटस ने यह भी कहा कि एटम खाली जगह में घूमते हैं। वे आपस में टकराते हैं, मिलते हैं और अलग होते हैं, और यही मिलन और अलगाव पूरी दुनिया को जन्म देता है। सोफी ने आकाश की ओर देखा। उसने सोचा, तो क्या सचमुच मेरे हाथ, मेरा चेहरा, ये पेड़ सब छोटे छोटे एटमों से बने हैं? और क्या ये एटम हमेशा रहते हैं, चाहे मैं बदल जाऊं? वह हैरान रह गई। यह तो ऐसा है जैसे हमारी आत्मा के पीछे एक अदृश्य ढांचा हो, जो कभी नष्ट नहीं होता,
पत्र में आगे लिखा था, डेमोक्रिटस का मानना था कि आत्मा भी एटमों से बनी है, लेकिन ये एटम बाकी एटम से अधिक हल्के और गतिशील होते हैं। जब इंसान मरता है तो ये आत्मा एटम बिखर जाते हैं और हवा में घुल जाते हैं। सोफी खिटक गई। तो डेमोक्रिटस के अनुसार आत्मा अमर नहीं है, मरने के बाद हम बस एटम्स का एक ढेर बनकर ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। यह विचार उसे उदास भी कर गया और रोमांचित भी, क्योंकि इसका मतलब था जैसे हम पैदा हुए वैसे ही हम ब्रह्मांड में वापस लौट जाते हैं। सोफी ने पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ी। डेमोक्रिटस का यह विचार उस समय तो सिर्फ कल्पना था, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने साबित कर दिया है कि सचमुच हर चीज एटम से बनी है। विज्ञान ने एटम को तोड़ा भी है और उसके भीतर और भी गहरे रहस्य खोजे हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी, उस यूनानी दार्शनिक से जिसने यह सपना देखने की हिम्मत की। सोफी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे वह समय की सीढ़ियां उतरकर सीधे डेमोक्रिटस से मिल रही है। वह सोच रही थी, हाँ, यह सचमुच अद्भुत है कि 2500 साल पहले किसी ने वही सोचा जो आज हमारा विज्ञान कहता है। उसने धीरे से खुद से कहा, शायद यही दर्शन का काम है, भविष्य को पहले से देख लेना।